नमस्कार। बीकॉम फाइनल ईयर की इस क्लास में आज फिर से मैं आपका स्वागत करती हूँ। पिछली क्लास में हमने प्रोविजंस रिगार्डिंग सेफ्टी, सुरक्षा से संबंधित जो प्रावधान हैं उसमें सेक्शन 28 यानी धारा 28 तक प्रोविजंस देखे, जिसमें हमने होइस्ट एंड लिफ्ट्स, माल एवं मनुष्यों को ऊपर चढ़ाने, उठाने और नीचे लाने वाले यंत्रों से संबंधित किस किस तरह के प्रोविजंस कारखाना अधिनियम में किए गए हैं उसके बारे में बात की थी। आज इस क्लास में हम सेक्शन 29 से आगे जितने भी सुरक्षा से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो हम चलते हैं सेक्शन 29, लिफ्टिंग मशीन्स यानी बोझा उठाने वाली मशीनें, जिसमें जंजीर भी शामिल है। जंजीर यानी चेन्स हुई, रस्सियाँ यानी रोप्स हैं, और भारी बोझा उठाने वाले यंत्र यानी लिफ्टिंग टैकल्स जिसको हम बोलते हैं, उनसे संबंधित जितने भी प्रोविजंस हैं वो सारे सेक्शन 29 में कहे गए हैं। सेक्शन 29 हमें ये कहता है कि यदि किसी कारखाने में वजन उठाने वाली और बोझ उठाने वाली मशीनें, जंजीरें, रस्सियाँ आदि काम में आती हैं तो उनकी जो बनावट है, उनकी जो कंस्ट्रक्शन है वो इस तरह का होना चाहिए कि वो बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का हो, उसमें किसी तरीके का कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, और न ही मटेरियल इस तरह का होना चाहिए कि जो उन्हें कमज़ोर कर देता है। कहने का मतलब ये है कि यदि बोझ उठाने के लिए किसी भी रस्सी का, जंजीर का यानी चेन का, रोप्स का या मशीन का इस्तेमाल किया जाता है तो वह पर्याप्त रूप से मजबूत होनी ज़रूरी है, और इनके रखने की व्यवस्था भी अच्छी तरीके से होनी ज़रूरी है। यदि इनकी रखने की व्यवस्थाएं अच्छी नहीं होती है, मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं होता है, तो ये जल्दी ही कमज़ोर हो जाती हैं और टूटने लग जाती हैं। इसी के साथ साथ इन रस्सियों, मशीनों, जंजीरों आदि का उनकी भार क्षमता से ज़्यादा, यानी इनकी जो वेट कैपेसिटी होती है, बोझ उठाने की जो क्षमता होती है, वह उसका प्रयोग अधिक भार उठाने में नहीं किया जाना चाहिए। जब उनका परीक्षण किया जाता है तब उन यंत्रों की क्षमता से अधिक भार उठाया जा सकता है। निर्धारित भार क्षमता का उल्लेख इन मशीनों पे, जंजीरों पे सब पर किया जाना ज़रूरी है, ताकि कोई भी जब इसे यूज़ करता है, इसे काम में लेता है, तो उसे ये पता होना चाहिए कि ये यंत्र या मशीन कम से कम कितना भार उठा पाएगा। इसी तरीके से यदि कारखाने का कोई लेबर किसी ऐसे स्थान पर काम करता है जहाँ क्रेन के पास में है, वो रास्ते में है और उसके टकराने की संभावना है, तो उसके प्रभावकारी उपाय यानी प्रॉपर मेजरमेंट्स लिए जाने ज़रूरी हैं, जिससे ऐसी व्यवस्था हो जाए कि वह श्रमिक क्रेन से कम 6 मीटर की दूरी पर रह सके। इसके साथ साथ इन वजन उठाने वाली रोप्स का, चेन्स का, प्लांट्स का बराबर इंस्पेक्शन होना चाहिए, बराबर इनकी जांच होनी चाहिए, ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये प्रॉपर काम कर रही है या नहीं कर रही। नेक्स्ट पॉइंट, धारा 30, रिवॉल्विंग मशीन्स यानी घूमने वाले यंत्र। प्रत्येक कारखाने में जहाँ इस तरह के यंत्र काम में लिए जाते हैं, जो रिवॉल्विंग मशीनरी है वो काम में ली जाती है, तो वहाँ पर घूमने वाले पहिए की घूमने की जो मैक्सिमम स्पीड है वह निर्धारित होनी चाहिए। इसी तरह से गति रोकने की कभी आवश्यकता पड़े तो गति रोकने के लिए या स्पीड को कम करने के लिए प्रॉपर उपाय किए जाने जरूरी हैं। यदि किसी कारखाने में घूमने वाले बर्तन, गति चालक, टोकरी, चरखी आदि का प्रयोग किया जाता है तो उनकी गति के संबंध में इस प्रकार के उपाय किए जाने चाहिए कि उन यंत्रों की गति सुरक्षात्मक गति अथवा उचित गति से ज़्यादा नहीं हो पाए, ताकि किसी भी तरह के एक्सीडेंट को होने से रोका जा सके। नेक्स्ट पॉइंट, सेक्शन 31, प्रेशर प्लांट की बात करेंगे। दबाव यंत्र। यदि किसी कारखाने में कोई प्लांट या मशीन या उसका कोई पार्ट वहाँ के
एनवायरनमेंट के प्रेशर से अधिक प्रेशर पर संचालित किया जाता है तो वो सभी प्रभावकारी या इफ़ेक्टिव मेजर्स लिए जाने चाहिए ताकि ऐसे प्लांट या मशीन उसके किसी भाग का दबाव, सुरक्षित दबाव यानी जो सेफ प्रेशर है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ सके। और इसके साथ साथ राज्य सरकार को ये पूरा अधिकार है कि वह इन यंत्रों की जांच और परीक्षण के लिए, यानी राज्य सरकार इस तरह के प्रेशर प्लांट से कंसर्निंग रूल बना सकती है और उसमें बदलाव भी कर सकती है, और यदि वह संतुष्ट हो जाती है तो वह इनसे छूट भी प्रदान कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, फ्लोर, स्टेयर्स एंड मीन्स ऑफ एक्सेस, सेक्शन 32, फर्श, सीढ़ियाँ और पहुँचने के साधन। फर्श, सीढ़ियाँ और पहुँचने के जो साधन हैं, प्रत्येक कारखाने के समस्त गलियारे यानी जिसे हम गैंगवे भी बोल सकते हैं, जो फ्लोर हैं, स्टेयर्स हैं, वो आदि साउंड मटेरियल के या मजबूत होने ज़रूरी हैं, क्योंकि ये वे रास्ते होते हैं जहाँ लेबर्स का या काम करने वालों का आना और जाना बना रहता है। इसी के साथ साथ यदि वहाँ आवश्यक है तो रेलिंग की व्यवस्था भी होनी चाहिए ताकि उतरते और चढ़ते समय उसका सहारा लिया जा सके। इसी तरह से इन फ्लोर, स्टेयर्स और मीन्स ऑफ एक्सेस में प्रॉपर लाइट की व्यवस्था भी होनी चाहिए। यहाँ तक कि इन स्टेयर और फ्लोर्स जो रूटीन में काम में लिए जाते हैं वहाँ किसी भी तरह का सामान नहीं रखा जाना चाहिए जो आने जाने वालों के मार्ग में बाधा पैदा करता है, और ऐसे प्रत्येक स्थान को उचित एवं व्यवहारिक रूप से आने और जाने की दृष्टि से ही सुरक्षित रखा जाना चाहिए, न कि उन्हें स्टोर की तरह काम में लिया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, सम्स, पिट्स, टैंक्स एटसेट्रा, सेक्शन 33, गड्ढे, होज, फर्श के सुराख आदि। फर्श के सुराख, गड्ढे, होज या जो सेफ्टी टैंक्स बनाए जाते हैं उन सब से भी श्रमिकों को या वर्कर्स को बचाना बहुत ही ज़रूरी होता है। यदि हमारे फैक्ट्री के कैंपस में, इंडस्ट्री के कैंपस में इस तरह के कोई सम्प्स, पिट्स और टैंक्स बनाए गए हैं तो उनको ढक कर रखना चाहिए, या वहाँ किसी भी तरह का एक नोटिस लगा होना ज़रूरी है कि यहाँ पर गड्ढा है, यहाँ सुरक्षित रूप से चलें। इसी तरह से यदि किसी कारखाने में गड्ढे, होज, फर्श के सुराख आदि इस प्रकार के हैं और उसमें किसी मजदूर के गिरने का या दुर्घटनाग्रस्त होने का डर है तो ऐसी स्थिति में उनको सुरक्षित रूप से ढक देना या उनकी घेराबंदी कर देना, उनकी फेंसिंग करना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि यदि किसी को इसके बारे में जानकारी नहीं है तो कोई इसमें गिर सकता है, उसको सीवियर चोट लग सकती है और कई बार डेथ भी हो सकती है। तो इनसे मज़दूरों की और वर्कर की जो सुरक्षा है वह भी करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, सेक्शन 34, एक्सेसिव वेट्स, अत्यधिक बोझ। हम जानते हैं हर व्यक्ति की बोझ उठाने की एक लिमिट कैपेसिटी होती है। हम अपने हिसाब से किसी भी व्यक्ति को आवश्यकता से ज़्यादा या उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा वेट उठाने के लिए नहीं कह सकते हैं। यदि हम ऐसा करते हैं तो हो सकता है कि उसे चोट लग जाए, हो सकता है कि उसे ऐसी सीवियर इंजरी हो जाए कि वह हमेशा हमेशा के लिए डिसेबल भी हो सकता है। तो अत्यधिक बोझ उठाने पर प्रतिबंध लगाया गया है कि किसी भी कारखाने में किसी वर्कर को उसकी कैपेसिटी को देख करके ही वेट उठाने के लिए कहा जा सकता है। यहाँ एडल्ट के लिए अलग कैपेसिटी है, एडोलेसेंट के लिए अलग कैपेसिटी है, फीमेल वर्कर के लिए अलग कैपेसिटी है, तो उन्हें उन कैपेसिटी से ज़्यादा वेट उठाने के लिए नहीं कहा जा सकता है। और राज्य सरकार किसी भी श्रमिक और बालक, स्त्री आदि के बोझ उठाने की अधिकतम सीमा को निर्धारित कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोटेक्शन ऑफ आईज, सेक्शन 35, धारा 35, आँखों की सुरक्षा। जी हाँ, आँखें सबके लिए अनमोल होती है और आँखों को सुरक्षित रखा जाना बहुत 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 ज़रूरी है। और जब काम इस प्रकृति का है कि उससे तेज लाइट
पैदा होती है, यानी तेज प्रकाश पैदा होता है, या काम किसी तरह की वेल्डिंग का है, तो उसमें जो पार्टिकल्स निकलते हैं वो आँखों के लिए इतने खतरनाक होते हैं कि कई बार हमेशा हमेशा के लिए आँखें जा सकती है। तो ऐसी स्थिति में यदि काम इस तरीके का है कि आँखों को बचाया जाना ज़रूरी है या आँखों को एक सेफ्टी गार्ड की ज़रूरत है, तो वहाँ पर लेबर्स को आँखों की प्रोटेक्शन के लिए, उसके आँखों के सुरक्षा के लिए चश्मों की व्यवस्था होनी ज़रूरी है, और चश्मे उपयुक्त आकार प्रकार के भी होने चाहिए। इसी तरह से चश्मों की उपलब्धि की सूचना और उनके प्रयोग के बारे में भी कुछ प्रोविजंस यहाँ पर बताए गए हैं, जिसमें ये कहा गया है कि ऑक्यूपायर के ऑफिस में चश्मे टंगे या रखे होने मात्र से ही इस धारा का पालन नहीं होता है, बल्कि इसके बारे में श्रमिकों को बताना पड़ता है और उन्हें ये अवेलेबल भी करवाने पड़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिकॉशंस अगेंस्ट डेंजरस फ्यूम्स एंड गैसेस, सेक्शन 36। खतरनाक धुएं, गैस आदि से सावधानियाँ। जहाँ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस होती हैं, जहाँ केमिकल्स के यूज़ होते हैं, या जहाँ रॉ मटेरियल इस तरीके का होता है कि वहाँ पर खतरनाक धुआं और गैस आदि निकलते हैं, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पहुँचने वाले, वहाँ से गुजरने वाले, वहाँ काम करने वाले व्यक्ति और वहाँ आसपास रहने वाले लोगों के लिए जोखिम पैदा हो सकती है, और इसी जोखिम से उनको बचाने के लिए वहाँ उन्हें अनुमति नहीं दी जाए, इस तरह की सूचना वहाँ पर लगाई जा सकती है। और यदि किसी व्यक्ति को इस तरह के वातावरण में अपने ही किसी काम से या ड्यूटी के पूरा करने के लिए जाना पड़े, तो वहाँ पर उसे उसी कंडीशन में प्रवेश दिया जा सकता है जब इस तरह के धुएं, गैस, भाप या धूल जो भी वहाँ हो, उसको निकलने तथा इनके अंदर प्रवेश करने के लिए उपयुक्त उपाय कर लिए गए हैं। यानी जब तक वो पर्सन या जब तक वो ऑक्यूपायर प्रॉपर मेजर्स नहीं ले लेता है, सेफ्टी के प्रॉपर स्टेप्स नहीं ले लेता है, तब तक किसी भी व्यक्ति को उसके अंदर जाने की परमिशन नहीं मिल सकती है। ठीक इसी तरह से उस व्यक्ति के द्वारा जिसके द्वारा जांच की गई है उस प्लांट की जहां पर डेंजरस फ्यूम्स और गैसेस निकलती है, वह एक सर्टिफिकेट देगा जिस पर यह लिखा जाता है कि वहां उस स्थान का धुआं खतरनाक नहीं है और न ही वह हार्मफुल है और वो जगह आने जाने लायक है। इसी तरह से जब कोई व्यक्ति इस तरह के प्लांट में या इस तरह के कारखाने में प्रवेश करता है, तो वह व्यक्ति योग्य और प्रशिक्षित होना जरूरी है, वह ट्रेंड पर्सन होना जरूरी है, क्योंकि किसी भी कारखाने के उस भाग में जहाँ खतरनाक धुआं होता है, सांस लेने तथा होश में लाने के लिए पट्टा, रस्सियाँ, बेल्ट आदि तैयार रखे जाने चाहिए, क्योंकि कभी भी इस तरह की गैस से दम घुटने लग सकता है, और यदि आपके पास इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं है तो आप उस वर्कर की कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इस तरह के प्रोविजंस भी होने ज़रूरी हैं। इसी के साथ साथ कोई श्रमिक यदि कारखाने की बॉयलर है, भट्टी है, टैंक है, नल है या अन्य घिरे हुए स्थान पर तब तक नहीं जा सकता जब तक उक्त स्थानों की वायु संचालन अथवा अन्य उपायों द्वारा उसे ठंडा न कर दिया जाए। यानी जो हीट प्लांट्स होते हैं, उन हीट प्लांट्स में अचानक कोई व्यक्ति नहीं जा सकता। हीट प्लांट्स में वह तब तक प्रवेश नहीं कर सकता जब तक कि वह ठंडा नहीं हो जाता है। और इसके साथ साथ राज्य सरकार को भी अधिकार है कि वह डेंजरस फ्यूम्स और गैसेस से कंसर्निंग नियम बना सकती है, उसमें संशोधन कर सकती है और किसी भी फैक्ट्री को इससे छूट प्रदान कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सप्लोजिव और इनफ्लेमेबल डस्ट, गैस एट्सेट्रा, सेक्शन 37। विस्फोटक या प्रज्वलनशील धूल, गैस आदि। प्रोसेसिंग में इस तरह के विस्फोटक या ज्वलनशील गैसों का निकलना भी हो सकता है। यदि आपकी निर्माणी प्रक्रिया या काम इस तरीके का है कि ऐसे विस्फोटक पदार्थ या गैस वहाँ से निकलते हैं, तो इसके लिए तो बहुत सावधानी की
ज़रूरत होती है। तो विस्फोट को रोकने के प्रॉपर उपाय किसी कारखाने में होने जरूरी हैं। जिस यंत्र में विस्फोटक गैस या धुआं निकलता है उसके चारों तरफ से बंद करने के या उसकी घेराबंदी करके उसकी सुरक्षा के इंतजाम किए जा सकते हैं। इसी तरह से उस यंत्र से निकलने वाली विस्फोटक गैस, धूल या भाप को एकत्रित एकत्र होने से रोक कर भी ऐसी सुरक्षा के उपाय किए जा सकते हैं। और इसी के साथ आग पैदा करने वाले साधनों को अलग करके या उनके प्रभावकारी ढंग से चारों तरफ से घेराबंदी करके सुरक्षा प्रदान की जा सकती है। इसी तरह से विस्फोटक बाधक यंत्रों की व्यवस्था करके वायुमंडल से अधिक दबाव वाले यंत्रों को खोल करके और ताप के प्रयोग पर विस्फोटक यंत्र को ठंडा करके हम इस तरह मजदूरों को सुरक्षित कर सकते हैं, वहाँ काम करने वालों को सुरक्षित कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्रिकॉशंस इन केस ऑफ फायर। आग की दशा में सावधानियाँ। अग्नि एक अच्छे मित्र है तो वह एक बुरी स्वामिनी भी कही जाती है। जब आग लगती है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वह अपने साथ तबाही लेकर नहीं आती। ऐसा ज़रूर है कि कभी कम नुकसान होता है तो कभी ज़्यादा नुकसान होता है, लेकिन आग जब लगती है तो उस समय वह नुकसान तो छोड़कर जाती ही है। इसी वजह से यदि आग लगने की संभावनाएं हैं, आग लग जाए तो उस केस में कारखानों में किस तरह उनसे बचा जा सकता है या उसके लिए क्या क्या प्रोविज़न्स फैक्ट्री एक्ट में बताए गए हैं। तो प्रत्येक कारखाने में आग लगने या उसके फैलने को रोकने के लिए एक्सटर्नल और इंटरनल यानी आंतरिक और बाह्य सभी व्यवहारिक उपाय किए जा सकते हैं। ऐसी दशा में सभी व्यक्तियों को बचाव के सुरक्षित साधन उपलब्ध करवाए जाने चाहिए और उन्हें सुरक्षित रूप से रखा भी जाना चाहिए और उनको इसके बारे में नॉलेज भी होना चाहिए कि यदि आग लग जाती है तो हमें उसको कम करने के लिए, रोकने के लिए कहाँ कहाँ से कौन कौन से साधन लेने हैं और उनका उपयोग किस तरह से करना है। और यदि बात जान तक आ जाती है तो हमें किस तरीके से अपने आप को बचाना है, ये सारी चीज़ें उनको पता होनी ज़रूरी है। क्योंकि कई बार ये होता है कि साधन हमारे पास होते हैं लेकिन उसको कैसे यूज़ करना है, वो साधन कहाँ पर रखे गए हैं, आग लगने पर उन तक किस तरह से क्विकली पहुँचा जा सकता है, इन सब के बारे में जानकारी उनको नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें पहले से ही पता होनी ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट, पावर ऑफ टेस्टिंग ऑफ डिफेक्टिव पार्ट 39। दोषपूर्ण भागों के संबंध में निर्दिष्ट विवरण मांगने और जांचने का अधिकार। यदि कोई इंस्पेक्टर या यदि किसी इंस्पेक्टर को ये फील होता है या उसे ये महसूस होता है कि कारखाने का कोई भवन यानी कोई बिल्डिंग, उसका कोई पार्ट या कारखाने का कोई भी प्लांट इस तरीके का है जिसके कारण मानव जीवन को खतरा पैदा हो सकता है, तो वह उस कारखाने के ऑक्यूपायर को एक लिखित आदेश के द्वारा उसे बंद करने के लिए कह सकता है। इसी के साथ साथ जो नेक्स्ट आपका प्रोविज़न है सेफ्टी ऑफ बिल्डिंग एंड मशीनरी, सेक्शन 40 और 40A, इसमें ये कहा गया है कि यदि इंस्पेक्टर को ये लगता है कि किसी भवन या भवन के हिस्से में या रास्ते के किसी भाग में कोई प्लांट या संयंत्र ऐसी दशा में है कि उनसे मानव जीवन की सुरक्षा को खतरा है, तो वह कारखाने के अधिष्ठाता को या मैनेजर को दो या दोनों को लिखित रूप में कुछ उपाय करने के लिए आदेश दे सकता है। लास्ट पॉइंट रहेगा अपना सेफ्टी ऑफिसर्स, सेक्शन 40B का, कि कारखानों में सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति के भी प्रोविज़न है जहां साधारणतया 1000 या अधिक श्रमिक नियुक्त है। कहने का मतलब ये कि जहां मोर देन 1000 वर्कर काम करते हैं वहां पर सेफ्टी ऑफिसर की अपॉइंटमेंट होनी ज़रूरी है। इसी तरह से यदि राज्य सरकार की राय में किसी कारखाने में चल रही मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस या उसके ऑपरेशन या उसकी प्रोसीजर के प्रयोग के कारण कारखाने में नियुक्त श्रमिक के शरीर पर कोई चोट लग जाती है, जहरीला असर हो जाता है, बीमारी या स्वास्थ्य पर अन्य कोई प्रभाव पड़ने की संभावना रहती है, तो राज्य सरकार गजट में नोटिफिकेशन निकाल करके ऐसे कारखाने में
सेफ्टी ऑफिसर अपॉइंट करने के लिए कह सकती है। और लास्ट हमारा सेक्शन 41 ये कहता है पावर टू मेक रूल्स, कि ऊपर जितने भी प्रोविजंस आपने पढ़े हैं उनसे कंसर्निंग रूल बनाने का जो अधिकार है वह हमारी राज्य सरकार के पास रहेगा। राज्य सरकार जब भी चाहे इनके संबंध में कोई भी नियम बना सकती है, उसमें बदलाव कर सकती है, और यदि वह उचित समझे या वह सेटिस्फाई होती है तो उसमें उस कारखाने को इस तरह के प्रोविज़न्स को अपनाने से छूट भी प्रदान कर सकती है। तो ये थे हमारे सेफ्टी प्रोविज़न्स। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।